हेलो दोस्तों, मैं अनुपम शर्मा आज आपके सामने केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि पीएससी ने छत्तीसगढ़ पीएससी ने प्राचार्य वर्ग 2 प्लेसमेंट अधिकारी और सहायक संचालक के पद का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस एग्जाम से संबंधित जो जानकारी आपको सीजीपीएससी के वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगी, पर उसके सिलेबस में जो अप्लाइड केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसका एक लेक्चर, एक टॉपिक मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्जाम में मेनली या मुख्यतः जो इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर जो अप्लाइड केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका एक टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने जा रहा हूं और एक बेसिक टॉपिक मैं ले रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर कैंडिडेट इन टॉपिकों को लेकर कंफ्यूज होते हैं और गलतियां कर देते हैं जो एक सामान्य कैंडिडेट गलती करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन टॉपिक को कवर करके और जो गलतियां कैंडिडेट करता है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक। ये टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है, हम ये मानते हैं कि परमाणु जो होता है वो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होता है किसी भी यौगिक का, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट ऑफ द एटम, परमाणु। अब परमाणु के अगर हम लोग अंदर जाएं तो आपको मालूम है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं या 3 मूलभूत कण होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं शायद आपको पता होगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके एक परमाणु का निर्माण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब ऋण आवेशित होता है और इसको हम लोग ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा देखा जाए तो प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है और जिसको हम लोग स्मॉल पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रल होता है और उसको हम लोग स्मॉल एन सिंबल से या प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके एक परमाणु का निर्माण होता है। इसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल जाके तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं। ये दोनों जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं या मूलभूत कण हैं वो दोनों नाभिक के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर जो होता है वो चक्कर लगाता रहता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है परमाणु का जो हम पढ़ने जा रहे थे अभी, और हमने आपको बताया कि ये परमाणु संरचना का। तो क्या क्या बात हमने अभी डिस्कस की। हमने आपको बताया कि परमाणु के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी होते हैं जो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट आपका नहीं है। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं मोटे तौर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं और इनको सम्मिलित रूप से, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। The sum of the proton and neutron is combinedly called nucleons। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो चक्कर लगाते हैं वो अपने फिक्स्ड पाथ में लगाते हैं, एक डेफिनेट पाथ में चक्कर लगाते हैं जिनको हम लोग शेल या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो शेल जो होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं एक फिक्स पाथ में। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो होती है या और ग्रह जो होते हैं सौरमंडल में वो चक्कर लगाते रहते हैं अपने जो सोलर सिस्टम के, वैसे ही एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी परमाणु का, अब ध्यान से 2 चीजें यहां पे आपको समझनी है। किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो बेसिकली जो होता है वो
प्रोटॉन की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, इस परमाणु क्रमांक को हम लोग Z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं, और यह परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक सामान्यतः, देखिए पहली गलती यहां पे कैंडिडेट करता है। अब मैं सारे एक एक करके पॉइंट लूंगा जो जनरल गलतियां की जाती हैं। एक सामान्य कैंडिडेट गलती करता है, मैं ये सभी नहीं बोलता कि सभी कैंडिडेट गलती करते हैं, एक सामान्य जिसने सुपरफिशियल स्टडी कर रखी है वो गलती करेगा। तो किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है वो Z से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Z उसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है, और वो होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं किसी भी परमाणु के अंदर, ये उसका परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी भी परमाणु का कभी नहीं बदलता। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है किसी भी परमाणु के अंदर वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसी कारण परमाणु क्रमांक नहीं बदलता। पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और ज्यादा हो सकती है। तो क्या होता है, यहीं पे कैंडिडेट कंफ्यूज होता है। क्यों होता है उसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूं। देखिए परमाणु कोई भी, जैसे मैंने एक X ले लिया, परमाणु कोई भी ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिथियम ले लिया, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लिथियम का परमाणु है जिसका सिंबल Li से रिप्रेजेंट होता है। लिथियम का परमाणु है और उसके ऊपर मैंने कोई आवेश नहीं लगाया है। ये क्या है, उदासीन है। अभी ये क्या है, उदासीन है। उदासीन अगर परमाणु होगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी परमाणु अगर उदासीन होगा, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होंगी, बराबर होंगी, तब वो उदासीन है। अब इनके ऊपर अगर हम आवेश ले लें, अगर परमाणु आवेशित होता है तो कोई भी परमाणु दो प्रकार से आवेशित हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं अगर लिथियम की बात कर रहा हूं तो लिथियम दो तरीके से आवेशित कर सकते हैं हम, या तो लिथियम पे धन आवेश ले लें या तो लिथियम पे ऋण आवेश ले लें। देखिए मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, लिथियम कभी भी ऋण आवेश लेता नहीं। क्यों नहीं लेता वो आगे हम लोग लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी आप केवल समझ लीजिए, है ना, उसको बहुत ज्यादा एकदम टेक्निकल रूप में मत जाइएगा। तो लिथियम उदासीन, अभी मैंने एग्जांपल लिया, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई भी परमाणु उदासीन होता है, इसका मतलब होता है कि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर वो आयन होगा तो देखिए आयन एट ए टाइम कोई एक ही लेगा, है ना, या तो धनावेशित होगा या तो ऋण आवेशित होगा। तो अगर वो धन आवेश ले रहा है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर एटम या परमाणु धन आवेशित हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी, या उल्टा बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। और वैसे ही अगर वो ऋण आवेशित हो रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाएगी। अब कैंडिडेट के दिमाग में बात यह आती है कि आप तो अभी बोल रहे थे कि प्रोटॉनों की संख्या तो फिक्स होती है, किसी भी उसमें प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स है, फिर ये कैसे आयन बनाएंगे, तो ये गड़बड़ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आयन बनते हैं, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है जो अक्सर कैंडिडेट गलती करता है, जब भी आयन बनते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तन से बनते हैं, न कि प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तन से। जैसे मैं यहीं पे एग्जांपल को मैं थोड़ा और डिटेल में बात कर लूं, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या 3 होगी। अब अगर लिथियम का परमाणु उदासीन है, इसका सीधा मतलब है कि यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 3 होगी, दोनों बराबर होंगे। आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पे धन आवेश ले रहा हूं, अगर मैं यहां पे धन आवेश लेता हूं, इसका सीधा मतलब यह हो गया कि प्रोटॉन की संख्या तो 3 ही है, लिथियम धनायन में भी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई होगी, 2 हो गई होगी। ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा मैंने, ये प्रोटॉन के लिए लिखा मैंने। तो आपने ध्यान दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई और प्रोटॉन की संख्या 3 हो गई, तो इसके ऊपर धन आवेश आ गया। अब अगर इसके ऊपर ऋण आवेश आ रहा है, अगर परमाणु के ऊपर ऋण आवेश आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई होगी, 4 हो गई होगी, और प्रोटॉन की संख्या अभी भी 3 है। तो आपने देखा कि लिथियम जब उदासीन था,
या धनावेशित हुआ या ऋणावेशित हुआ, इन तीनों ही कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आयन आते कैसे हैं? तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी परमाणु में आयन आने के लिए उत्तरदायी कण कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा दे देगा प्रोटॉन, तीसरा दे देगा न्यूट्रॉन और चौथा दे देगा नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस दे देगा। तो आप टिक किसको करेंगे? आप टिक करेंगे इलेक्ट्रॉन को। किसी भी परमाणु के ऊपर अगर आवेश आएगा तो उसके लिए उत्तरदायी जो कण होगा, मूलभूत कण, वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तन से ही उस पर्टिकुलर परमाणु में आयंस आएंगे या आवेश आएगा। अगर प्रोटॉनों की संख्या तो आपने देखी तीनों में कांस्टेंट ही है, चाहे मैं धनावेश बनाया चाहे मैंने ऋणावेश बनाया, अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या पे निर्भर करता है, और अगर आयंस बनते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं सारी चीजों को मिटा देता हूं और एक नया कॉन्सेप्ट अब यहां पे और समझते हैं। अभी मैंने बात की परमाणु क्रमांक की। अब हम एक छोटी सी और बात करते हैं। बात करते हैं हम परमाणु भार की, ठीक, जिसको हम लोग परमाणु भार, जिसको हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु भार जो होता है वो कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, और किसी भी परमाणु का परमाणु भार जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है, उनका योग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ए है, जो जेड है, वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पी के। और जो ए है वो किसके बराबर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर है। तो आपने इन दोनों केस में देखा, चाहे वो परमाणु क्रमांक हो चाहे वो परमाणु भार हो, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल यहां पे नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मूलभूत कण परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में इस्तेमाल नहीं होता है। अब 4 ऑप्शन फिर दे देगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो फिर आप टिक करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो परमाणु क्रमांक यानी जेड और परमाणु भार की गणना में इस्तेमाल नहीं होता है। पर मजे की बात यह है कि सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो है इलेक्ट्रॉन का। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रॉन का, ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी मजे की बात है कि अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। तो जो क्रियाएं होती हैं केमिस्ट्री में, जो रिएक्शंस होती हैं, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो हमारे केमिस्ट्री में 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है केमिकल रिएक्शन, या इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया को हम 2 भागों में स्टडी कर सकते हैं। एक होती है रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है नाभिकीय अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का रोल आ गया यहां पे कि केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के कारण, और न्यूक्लियर रिएक्शन या नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के कारण होती हैं। तो दोनों तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन, तो हमारे अगर हम दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल होती हैं, और कुछ ही रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियर होती हैं। जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनमें नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। नाम से लग रहा है नाभिकीय अभिक्रिया, जिसमें नाभिक इन्वॉल्व हो रहा है। और अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि नाभिक के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हमने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन केमिकल है, मतलब आपकी रासायनिक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और अभी हमने कुछ देर पहले आपको यहां पे एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के अंदर, वो पाथ में भिन्न भिन्न पाथ, जिसको हम लोग शेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं, उस पे घूमते रहते हैं और रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह समझनी होगी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हम अभी पढ़ने जाएंगे इस लेक्चर में एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर कैंडिडेट गलती करता है, वो हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एटम। मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसकी जानकारी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया, पर जो सबसे ज्यादा अच्छा या एप्रिशिएबल वर्क जो था वो किया आपबाउ ने। आपबाउ वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया, किसी परमाणु के अंदर किस प्रकार से होता है, और इसी को हम बोलते हैं आपबाउ का नियम, जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है। तो आपबाउ का नियम क्या बोलता है, तो ओरली सुन लीजिए कि आपबाउ का नियम क्या है। आपबाउ यह बोलते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, उनकी व्यवस्था है, वो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर होती है। मतलब कहने का यह है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं पहले वो निम्न ऊर्जा स्तर पर भरे जाएंगे, फिर वो उच्च ऊर्जा स्तर पर आएंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। पर इसमें एक खासियत आपको और ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का जो भरना है उस परमाणु के अंदर, वो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर होगा। बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर आधार पर कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे निम्न ऊर्जा स्तर जब तक नहीं भरता तब तक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पे नहीं जाएंगे। यह बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का। भाई अगर आपको क्लास 5th पढ़ना है तो आपको पहले 4th क्लास या 3rd क्लास पास करना अनिवार्य है, या यूं बोले कि लोअर एनर्जी जब तक नहीं आप पास करेंगे तब तक हायर एनर्जी में शिफ्ट नहीं हो सकते। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर उसको तीसरे ऊर्जा स्तर पे आना है तो उसको पहला और दूसरा ऊर्जा स्तर पहले पूरा भरना होगा, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आपके दिमाग में यह आता है कि ठीक है साहब, आपने बता दिया कि निम्न ऊर्जा स्तर को भरेगा पहले और उच्च ऊर्जा स्तर पे जाएगा, तो ऐसे कितने ऊर्जा स्तर होते हैं, पहले तो हमको यह समझ लेना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बनता है कि हमारे परमाणु के अंदर वैसे तो अनंत ऊर्जा स्तर होते हैं, पर इस्तेमाल में कितने आते हैं, तो इस्तेमाल में जो आते हैं वो 7 ऊर्जा स्तर इस्तेमाल में आते हैं। देयर आर 7 एनर्जी लेवल इन द एटम विच इज यूज्ड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 बन सकता है, किसी परमाणु के अंदर कितने ऊर्जा स्तर हो सकते हैं, तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा अनंत। पर पूछा यह क्वेश्चन अगर घुमा के उसने पूछा या दूसरे तरीके से पूछ दिया कि किसी भी परमाणु के अंदर कितने ऊर्जा स्तर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप बताएंगे 7 ऊर्जा स्तर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी कारण अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं, जिसको कि मोस्ले ने बनाया था 1923 में, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो वो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त होते हैं। आपने आवर्त सारणी का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा होगा। आवर्त सारणी में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड जो होते हैं, और ग्रुप्स जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसके बेस पे देखा जाए तो 7 ऊर्जा स्तर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को भरने का भी फैशन है, आपबाउ ने बताया इलेक्ट्रॉन को भरने का फैशन, पर मैं उतना लंबा चौड़ा तरीका आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में है। अगर यही चीज सब्जेक्टिव में होती तो हम उसको वैसा पढ़ते, पर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे ध्यान में रखेंगे। देखिए कुछ चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, केमिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कोई होली ग्रिल मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि जिसको कि आप बिल्कुल उससे अमृत तो प्राप्त कर लें, तो पर यह है कि आप उसका यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 100%, बट मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम, मतलब 97-98% इट इज मोर देन इनफ। आपको सिलेक्शन के लिए तो आप 60-70 में ही आप की नैया निकल जाएगी, आपको होते जाने के लिए, फिर मैं आपको 97 तक का आपको सेफ ले जाऊंगा। तो कैसे पता चलेगा आपको कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर पे होते हैं? तो मैं एक मैजिक नंबर आपको दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको उसको ध्यान में रखना है और उसके आधार पे आप बहुत आसानी से यह काम कर सकते हैं। और वो मैजिक नंबर है क्या, मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर हम टोटल गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपके दिमाग में आएगा साहब आपने तो बताया था 7,
अब यहां बता रहे हैं 6। ये जो है एक एक ऊर्जा स्तर को बता रहा है, ये जो है वो एक एक ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित कर रहा है कि एक एक ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां ऊर्जा स्तर। ये 6 ऊर्जा स्तर के मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताए इलेक्ट्रॉन के कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर हम तो यहां पे बार बार बात कर रहे हैं कि 7 ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 7वां ऊर्जा स्तर है, जो 7th एनर्जी लेवल है या 7वां ऊर्जा स्तर जो है वो इनकम्प्लीट है। अभी ये इनकम्प्लीट है, मतलब अभी ये पूरी तरह से भरा नहीं गया है, इसी कारण उसमें भी डाटा फिक्स नहीं है, मतलब वो कम ज्यादा हो सकते हैं। इसी कारण हम 7वें ऊर्जा स्तर का यहां पे जिक्र नहीं करते हैं, हम केवल 6 ही ऊर्जा स्तर का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हैं। मतलब इसमें अब आप बोलेंगे पहले ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम बोलेंगे साहब 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं जो हमने यहां पे लिखे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और वो भी ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते पर कम जा सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि प्रथम ऊर्जा स्तर में क्या 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल रह सकता है। पर मैं बोलूंगा कि पहले ऊर्जा स्तर में क्या 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं रह सकते क्योंकि 2 से ज्यादा हो गई इसकी वैल्यू। तो कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू हमने क्या लिखी है, मैक्स वैल्यू है। ये सारी वैल्यू उस पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की मैक्स वैल्यू है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो अब वो देखने जाते हैं। तो एक चीज यहां पे थोड़ी सी और समझनी पड़ेगी। हमने ये बात की है किसकी, ऊर्जा स्तर की। अगर आप गौर से देखें तो मैंने बोर्ड पे लिखा है ऊर्जा स्तर। एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि किसी भी परमाणु के अंदर सबसे बड़ा जो चीज होता है या सबसे ब्रॉडली जो एक्सप्लेन होता है वो होता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर के अंदर उप ऊर्जा स्तर होते हैं जिसको हम लोग सब एनर्जी लेवल बोलते हैं, उप ऊर्जा स्तर। और फिर उप ऊर्जा स्तर के अंदर कक्षक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन यहां पे कैंडिडेट के लिए बनता है, जो अक्सर गलत करके आता है। कैंडिडेट पूछता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब 4 ऑप्शन दे देगा आपको। पहला ऑप्शन दे दिया ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल, दूसरा ऑप्शन दे दिया उप ऊर्जा स्तर सब एनर्जी लेवल, तीसरा ऑप्शन दे दिया कक्षक या ऑर्बिटल, और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अगर आता है कि इलेक्ट्रॉन किस के अंदर होते हैं तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर होते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। कब, जब चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है। ध्यान से सुनिएगा, अगर चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है तब आप टिक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है, तो आप टिक करेंगे इलेक्ट्रॉन होता है कक्षक के अंदर। पर अगर यही क्वेश्चन आपसे बोले, फिर से आइए क्वेश्चन कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और यही 3 ऑप्शन दिए हों, पहले मतलब 1 2 3 मतलब एबीसी की ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर और कक्षक, और चौथा ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ दीज, तो आप टिक करेंगे फिर ऑल ऑफ दीज में। ध्यान से सुनिएगा, तब आप टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज को। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली ऊर्जा स्तर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इनडायरेक्टली उप ऊर्जा स्तर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, और इनडायरेक्टली कक्षक के अंदर, क्योंकि ये सबके अंदर ही है ना एक दूसरे के, तब आंसर हो जाएगा फिर ऑल ऑफ दिस। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को रखना है कि क्वेश्चन का वर्डिंग क्या है और ऑप्शंस क्या हैं, उसके बेस पे आंसर बदलेंगे। तो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स या साइंस से कोई भी टॉपिक हो, उसमें कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सुपरफिशियल नॉलेज लेके अगर कैंडिडेट बैठ रहा है या सेल्फ स्टडी करके बैठ रहा है या लैक ऑफ नॉलेज लेके बैठ रहा है, तो वो कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देगा। और आपको मालूम है कि माइनस मार्किंग है इस एग्जाम में, और उसका जो पैटर्न है तो आपको पता ही है, मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो माइनस मार्किंग का खामियाना भुगत के कैंडिडेट अपने सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब एक चीज यहां पे और समझने, छोटी सी जो यहां पे समझने वाली है, वो कि हमने बात की ऊर्जा स्तर की, और ऊर्जा स्तर मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 ये नंबर में आते हैं।
अब जो उप ऊर्जा स्तर होते हैं वो कितने होते हैं हमारे केमिस्ट्री में? तो उप ऊर्जा स्तर हमारे केमिस्ट्री में 4 होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। उप ऊर्जा तो बहुत सारे होते हैं, पर हम जिनका इस्तेमाल करते हैं वो 4 है। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ ये हैं हमारे उप ऊर्जा स्तर या सब एनर्जी लेवल। ये हैं आपके 4 एस, पी, डी, एफ। अब अगर इनमें भी बात करें कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 3, डी में पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 14। ये हम बात कर रहे हैं मैक्स की। फिर से वही बात जो हमने यहां पे की थी, मैक्स बोलने का मतलब है कि इससे ज्यादा इन उपकोशा में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, कम हो सकते हैं। मैं बोलूंगा इसमें 1 हो सकता है, पी में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, पर पी में 7 नहीं हो सकते क्योंकि 6 उसका अधिकतम वैल्यू है। तो ये पूरा का पूरा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 7 ऊर्जा स्तर है या एनर्जी लेवल और 4 उप ऊर्जा स्तर है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, और ये उनकी अधिकतम वैल्यू है। और ये जो ऊर्जा स्तर है, ये सॉरी उप ऊर्जा स्तर है, ये किस क्रम में है मैं वो क्रम भी लिख रहा हूं। ये उनका बढ़ता हुआ क्रम है, एस, पी, डी और एफ। मतलब एस की ऊर्जा सबसे कम होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। ये इस सीक्वेंस में होते हैं और ये उनके अधिकतम इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं और ये ऊर्जा स्तर हैं और ये उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और परमाणु के अंदर ये सारी चीजें उपस्थित है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं ये आपको समझ के रखनी है। अब इसके बाद एक टॉपिक और ले रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के अंदर भरते कैसे हैं। जो आबो ने बताया था वो नियम का पालन करके हम यहां पे उस चीज को समझ लेते हैं 2 मिनट में। तो अभी देखते हैं कि वो चीजें होंगी क्या। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं छोटा एग्जांपल से शुरू करता हूं, मैंने इससे पहले भी लिथियम का एग्जांपल लिया था, मैं उसी में ले लेता हूं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। अभी मैंने बताया आपको परमाणु क्रमांक का मतलब है इनमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 3 है। पर अगर ये परमाणु उदासीन है इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगी। अब वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हम यहां पे देखते हैं आपबहु के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1s2 2s1 ये हो गए टोटल 3। देखिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग उपकोशा के या सब ऊर्जा स्तर के पावर पे लिखते हैं इस टाइप से, और ये 1 और 2 क्या बता रहा है? ये ऊर्जा स्तर को बता रहा है। मतलब इसमें 2 ही ऊर्जा स्तर होंगे। मतलब कॉन्फिग, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इंग्लिश में बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि 1s2 2s1। अब ये लिखा कैसे हमने? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि S जो होता है, कोई भी, जैसे हमने आपको 7 ऊर्जा स्तर बताया ना, जो आपको बताया कि 7 ऊर्जा स्तर होते हैं, तो हर ऊर्जा स्तर में कितने कितने उपकोशाएं आ सकती है वो भी मैं आपको यहां पे लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 हमने आपको बताया कि 6 ऊर्जा स्तर हम दिखाते हैं कि 7वां इनकम्प्लीट है। तो इसमें कितनी, ये ऊर्जा स्तर लिख रहा हूं ना मैं, ये ऊर्जा स्तर लिखा मैंने 1 2 3 4, और मैं नीचे लिख रहा हूं उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। तो ये उप ऊर्जा स्तर जो है, तो उप ऊर्जा स्तर कितने होंगे एक ऊर्जा स्तर में? आप देखेंगे यहां पे केवल S होगा। इसमें कितने होंगे? S और P दोनों होंगे उप ऊर्जा स्तर या सबशेल। इसमें कितने होंगे? 3 होंगे, S P और D। और इसमें कितने होंगे? 4 हो जाएंगे, S P D और F, और सो ऑन। इसमें भी उतने ही रहेंगे, S P D F, और इसमें भी उतने ही रहेंगे, S P D और F। तो यहां से SPDF SPDF सभी में रहेंगे, यहां पे SPD रहेगा तीसरे में, दूसरे में केवल SP और पहले में केवल S।
ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूं जानबूझ के, कि आप बहु का जो पूरा तरीका होता है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उतना आपको सब्जेक्टिव में लिखना होता है, पर ऑब्जेक्टिव में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है, यही उपकोषा का नंबर भी है। और उपकोषा कितनी होती है? 4 हमने यहां पे लिख के दिखा दिया। तो अगर ऊर्जा स्तर पहला है तो एक ही उपकोषा आएगी, और वो कौन सी होगी? एस, क्योंकि अभी आपको बताया कि एस से शुरू होता है, कोई भी होता है एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो ये अगर दूसरा ऊर्जा स्तर है तो 2 रहेंगे एसपी, तीसरा है तो 3 रहेंगे एसपीडी, चौथा है और पांचवा छठवे में 4 होगी, किससे ज्यादा रखने नहीं है, तो ये सारे के सारे रहेंगे। और अभी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं एक एक में, तो वो आपको समझ में आ गया। अब इसको लिखने के लिए ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, ये एक्चुअली में कैसे लिखा है, इससे पहले जो मैंने आपको मैजिक नंबर बताया उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 3 लिखा मैंने, तो इसका मैजिक नंबर क्या आएगा? 2 1। क्यों? मैंने अभी आपको मैजिक नंबर क्या बताया? 2 8 8 18 18 32, ये बताया मैंने आपको। इसमें अधिकतम 2, टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, तो पहले 2 और उसके आगे चले तो 1 बच गया, तो उसको ले लिया 1। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। यही चीज अगर मैं सोडियम में बताता, अब आ जाते हैं थोड़ा बड़े एग्जांपल। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अगर इसको मैजिक नंबर में लिखता तो कैसे लिखता? मैं ध्यान से देखिए, 2, 11 में से 2 चला गया, 9 बचा, फिर मैं भरूंगा 8, 9 में से 8 भी चला गया, बचा कितना? 1, और अब ये 1। मतलब इसमें कितने ऊर्जा स्तर इस्तेमाल होंगे? 3, 1 2 और 3, ये मैजिक नंबर वाले नंबर से 3। और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे आप बहु के हिसाब से? अब इन्हीं को भरते जाइए यहां से देख के। तो पहले वाले में एस आना है, तो इसमें केवल एस आएगा, इसमें क्या आएगा? एस और पी आएगा, और इसमें क्या आएगा? एस पी और डी आएगा। पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो आएगा सारे। तो मैं भरूं कैसे? देखिए 1s2 पहला ऊर्जा स्तर है, एस आएगा, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। ये दूसरा ऊर्जा स्तर है 2, दूसरा ऊर्जा स्तर 2 लिखा, पहले एस आएगा, उसमें कितने भरूंगा? 2, तो 6 8 में से 2 चला गया, कितने बचे? 6, तो फिर मैं लिखूंगा 2p और उसके ऊपर क्या लिखूंगा? 6। और फिर तीसरा ऊर्जा स्तर आ गया, ये थर्ड एनर्जी लेवल, तो मैं लिखूंगा 3 नंबर, पहला कौन सा उत्कोष आएगा? S, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 1। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर मैजिक नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 281, और इसको स्प्लिट कर देंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसके बेस पे बेस है? ये है आपबाउ के सिद्धांत के आधार पर। तो आपबाउ का सिद्धांत ये बता रहा है हमको कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे परमाणु के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं आप दिमाग में क्लियर रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि आपको ये मैजिक नंबर ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में रखना है ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, इनके उप ऊर्जा स्तर, और कौन कौन से उप ऊर्जा स्तर होते हैं, और उसको ध्यान में रख के फिर आप क्या करेंगे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के अंदर क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी। अब एक चीज यहां पे समझ ले कि ये जो आपबाउ का सिद्धांत है ये सभी जगह तो लागू हो रहा है, मैक्सिमम परमाणुओं में क्या होता है? ये लागू होता है। पर हमारे उसमें 2 ऐसे परमाणु हैं मुख्यतः जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिनके ऊपर आपबाउ का नियम लागू नहीं होता, और वो है कॉपर और दूसरा होता है क्रोमियम। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 29 और कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो इन पे ये चीज लागू नहीं होती है, क्रोमियम पे लागू नहीं होगा ये। अब लागू नहीं होने का मतलब क्या है? अगर मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं तो क्या गड़बड़ी हो रही है वो मैं आपको, अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं वीडियो को छोटा करने के लिए, मैं डायरेक्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख ले रहा हूं कि क्रोमियम का अगर मैंने परमाणु क्रमांक लिखा है यहां 24, कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। अब देखिए मैंने उसी नियम को पालन किया है जो है, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे बाद में आराम से इस वीडियो के बाद, तो उसको देखने के बाद। पर ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। कैसे आप बहु की कॉन्फ़िगरेशन को लिखा? मैंने बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पे लिखा है। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो क्या मेरे 24 हो रहे हैं? तो यहां से काउंट करते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। एक्चुअली में ये देखिए बढ़ते हुए लिखा, एस में अधिकतम 2 हो सकते हैं, 2 ही लिया, पी में अधिकतम 6 हो सकते हैं, 6 ही लिया,
है ना, ये सारे के सारे को फॉलो किया और आखिरी वाला तो जहां इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो वहीं रुक जाएंगे। पर ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होता क्रोमियम का। तो फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही होता है, जो मैं नीचे लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन सही होता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सही है पर आपबाहु के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि आपबाहु ने बोला था कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर पे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले जो प्रीवियस वाला जो है या निम्न ऊर्जा स्तर जब तक पूरा नहीं भर जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं एस अभी पूरा भरा नहीं है, यहां तो भरा है पूरा। यहां पे देखिए एस में अधिकतम हमने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहां पे 2 नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन देखिए इधर शिफ्ट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन के इधर आ जाने से क्या हुआ, यह नियम का उल्लंघन हो गया। नियम का उल्लंघन का मतलब है कि ये अभी पूरा भरा नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, जबकि यहां पे 2 होना चाहिए था, एस को पूरा भरना चाहिए था, फिर आगे बढ़ना चाहिए था। तो ये जो है, ये जो यहां पे चेंज आया है, ये चेंज जो है ये बताता है कि ये आपबाहु का वायलेशन है या आपबाहु के नियम का पालन नहीं कर रहा है। सेम यही बात क्रोमियम में लागू होगी, तो सॉरी कॉपर में लागू होगी। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखते हैं कॉपर का तो वो ये आता है, नॉर्मली नियम से पालन करें तो वो ये आता है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। 29 है परमाणु क्रमांक कॉपर का, पर ये गलत है। सही क्या है, फिर वही कहानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो सही है। यहां पे फिर वही गड़बड़ी है, यहां पे हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10, ये सही है। तो फिर यही हुआ कि s अभी पूरा भरा नहीं है और इलेक्ट्रॉन आगे आने लग गए, जो कि नियम विरुद्ध है किसके, आपबाहु के। तो हमारे उसमें केमिस्ट्री में ये 2 ऐसे तत्व हैं जो कि आपबाहु के नियम का पालन नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। इसी कारण पॉपुलरली ये क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों जो हैं अपवाद हैं और इन्हीं अपवादों को आपको ध्यान में रखना है। कि पूछता है कि कौन कौन से तत्व जो हैं वो आपबाहु के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आप बताएंगे ये दोनों तत्व जो हैं वो आपबाहु के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो आपबाहु का नियम क्या था, ये सारी चीजें आप बता लें और ये सारी चीजें आप यहां पे समझ लें। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या हो रहा है यहां पे और कैसे यहां पे चेंज आ रहा है। इन सारी चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो ये मैंने एक छोटे स्तर पे आपबाहु के नियम को समझाया और परमाणु संरचना की एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी, और उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे भी हम ऐसे लेक्चर लाके आपकी नॉलेज को हम चेंज करते रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसी के साथ धन्यवाद।